ऐसा कौन सा रिश्ता है कि बैन लगा पीएफआई पर लेकिन बिलबिलाने लगे लालू यादव, ओवैसी और कमलनाथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अमित शाह शांत शेर हैं, अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, फिर साबित हो गया। सवाल मोदी का था, अमित शाह ने पहले लिस्ट बनवाई फिर लोकेशन निकलवाई। 72 घंटे का सीक्रेट मिशन, कब प्लान बना, कैसे प्लान बना, किसने बनाया? 11 राज्यों से 170 लोगों के पास मोदी के खिलाफ कौन सा खुफिया प्लान निकला? मोदी पर आ गई थी बात, इसलिए अमित शाह ने निकाल दी देश तोड़ने की साजिश रचने वालों की बारात। मोदी के साथ परछाई की तरह रहते हैं अमित शाह। मोदी की जीत के पीछे का प्लान, मोदी के विरोधियों पर लगाम कसने का प्लान, गुजरात से लेकर दिल्ली तक अगर कोई बखूबी संभालता रहा तो वो अमित शाह है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक अमित शाह है, मोदी की तरफ उठने वाली आंख उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये बात फिर से साबित हो गई। लेकिन कैसे? इसे समझने के लिए आपको अगस्त और सितंबर में लौटना पड़ेगा। पीएफआई पर एक्शन का प्लान 4 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु दौरे के दौरान बनाया। अमित शाह यहाँ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद अमित शाह कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के बीच एक मुलाकात हुई। इस मीटिंग में पीएफआई को खत्म करने का प्लान बनाने का फैसला हुआ। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 7 अगस्त को प्लान पर काम करने के लिए टीम बनाई गई। एक्शन टीम में दिल्ली और कर्नाटक के कुछ आला अधिकारियों के साथ इंटेलिजेंस के लोगों को शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने देश भर के उन अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जो पहले भी इस तरह के सेंसिटिव मामलों के इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे हैं। तय हुआ कि ये टीम कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश के सभी हिस्सों में पीएफआई के खिलाफ 3 मोर्चों पर काम करेगी। टीम का काम मुख्य रूप से पीएफआई के खिलाफ ऐसे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना था जो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसके मंसूबे के खिलाफ सबूत जुटा सके। फिर तीनों मोर्चे पर काम शुरू हुआ। पहला मोर्चा था पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग, जैसे कि कहां कहां फैला है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कैसे काम करता है। शुरुआत हुई कर्नाटक से, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का भी एक मैप तैयार हुआ जहां पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता है। दूसरा मोर्चा था पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाया गया, कुछ बैंक डिटेल जुटाए गए। और तीसरा मोर्चा था जिन जिन घटनाओं में पीएफआई का नाम आया उन सभी मामलों में ज्वाइंट टीम बनाकर रिविजिट करवाई गई और घटना की पूरी स्टडी करवाई गई ताकि घटना अंजाम देने के पैटर्न का पता लगाया जा सके। जुलाई में 2 घटनाएं हुई, एक बिहार में और एक कर्नाटक में। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 26 जुलाई को बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेट्टारू की सांस छीन ली गई। दूसरी तरफ बिहार के फुलवारी शरीफ में मोदी की रैली के दौरान पटना पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये सभी प्रधानमंत्री की रैली पर हमले की साजिश रच रहे थे और इनका लिंक पीएफआई से था। इन आतंकियों के पास से 7 पन्नों का एक दस्तावेज बरामद हुआ जिसके कवर पर 2047 लिखा था। इस दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मिशन रखा गया था। इसके मुख्य आरोपी अतहर ने तब खुलासा किया कि उन लोगों ने एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाई थी जिसमें 26 लोग शामिल थे। मामले का लिंक पीएफआई से जुड़ा, जिसके बाद एनआईए के कान खड़े हो गए और अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया होता तो शायद बहुत देर हो जाती। इस पूरे ऑपरेशन में कितना सीक्रेट काम हुआ वो भी समझिए। पीएम मोदी कोच्चि गए तो डोवाल भी साथ गए। ये देखिए फोटो। लेकिन इस फोटो से पहले और बाद में डोवाल अपने ठीक उसी मिशन पर लगे थे जो मिशन मोदी ने दिया था और अमित शाह ने दिया था। डोवाल तब केरल पुलिस के साथ मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग बहुत सीक्रेट थी। मीटिंग का एजेंडा भी बहुत सीक्रेट था, इतना सीक्रेट कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को भी बाद में खबर लगने दी गई। यानी जब मोदी आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन कर रहे थे, उनकी फोटो खींची जा रही थी और पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि मोदी एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उसी वक्त पर्दे के पीछे अजीत डोवाल उस मिशन को कामयाब बना रहे थे। डोवाल ने पीएफआई के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के प्लान को तभी अंतिम रूप दे दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मोदी के साथ थे, सब कुछ देखने में नॉर्मल लग रहा था। अमित शाह का निर्देशन था और पीएफआई के ऑपरेशन पाताल लोक का जिम्मा अजीत डोवाल के कंधों पर था। डोवाल ने चार्ज संभाला। चूंकि केरल पीएफआई का हेडक्वार्टर है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस वहां करना था। केरल के बाद अगला मूव था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अजीत डोवाल मुंबई में राज्यपाल के घर पर गेस्ट बनकर रुके और वहां राजभवन में ही पुलिस के सीनियर अफसरों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई। सबसे बड़ा चैलेंज था डोवाल कौन से मिशन पर है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए और इस मिशन के दौरान किसी की भी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। 2-3 महीने से ये काम चल रहा था, लेकिन टॉप सीक्रेट कि पीएफआई के किसी भी एजेंट को कानो कान खबर न पहुंच पाए, उसे भागने का मौका न मिले और अगर जांच एजेंसियां एक्शन लेती है तो उस एक्शन का कोई रिएक्शन न होने पाए। एक्शन से पहले 11 राज्यों को अलर्ट किया गया। आधी रात को दिल्ली से गई टीम हर राज्य की पुलिस से कोऑर्डिनेशन में लग गई और रातों रात पुलिस की टीम निकाल दी गई। करीब 150 से ज्यादा पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई देश के 11 अलग अलग राज्यों से। पीएफआई देश के भीतर दीमक बन चुका था जो आपसी भाईचारे को धीरे धीरे करके खा रहा था और देश को खोखला बना रहा था।
पीएफआई की प्लानिंग के बारे में सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। टारगेट किलिंग और टेरर फंडिंग के अलावा इस संगठन के निशाने पर आ गए थे प्रधानमंत्री मोदी। एनआईए ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया तो देश के भीतर बैठे ही मोदी के सबसे खतरनाक दुश्मनों के खतरनाक मंसूबों के बारे में पता चला। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पायथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा, पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसके फंडिंग में शफीक पायथे भी शामिल था। ईडी ने कोर्ट में कहा कि बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिससे 2013 जैसी घटना को अंजाम दिया जाए। ईडी ने कहा कि पीएफआई को खाड़ी देश से फंडिंग होती है, सभी पैसे हवाला के जरिए आते हैं और इस साल के 9 महीने में पीएफआई के 120 करोड़ रुपए ऐसे ही जब्त किए गए। इनमें से पायथे को भी 40 लाख रुपए कतर से ट्रांसफर किए गए थे, जो गैर कानूनी तरीके से भेजा गया था। और तो और भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही थी। कोच्चि में एनआईए की ओर से दाखिल एफिडेविट में कहा गया कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई ने युवाओं को लश्कर और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया था। एनआईए ने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट हासिल किए, जिसमें लिखा था अगर 10% मुसलमान भी साथ दे दे तो कायरों को घुटने पर लाने के लिए काफी है। इस्लामिक सत्ता बनाने के लिए पीएफआई ने 4 लेयर पर काम करना शुरू किया था। पहला लेयर था पिछड़े और गरीब मुसलमानों को जोड़ो, उन्हें रॉड और दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना। दूसरा लेयर था कैडर की मदद से शांति को भंग करना। तीसरा लेयर था SC ST OBC के साथ मिलकर कुछ राज्यों में सत्ता हासिल करना और कम से कम 10% SC ST OBC जातियों को अपने साथ जोड़कर भरोसा जीतना। और चौथा लेयर था 50% मुस्लिम और बाकी लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय ताकत हासिल करना, यानी कि दिल्ली की सत्ता पर बैठना और सत्ता मिलते ही सरकारी विभाग की कमान अपने कैडर के हाथ में सौंप देना। जो देश के खिलाफ साजिश करे उसका हमदर्द भला कौन हो सकता है? जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करे उससे रिश्तेदारी निभाने वाले कौन हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, उनके ही रिश्तेदार। लेकिन मोदी विरोध में चंद लोग क्यों पीएफआई पर 5 साल के बैन पर आंसू बहा रहे हैं? पीएफआई 135 करोड़ लोगों के नेता और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश कर रहा था। पीएफआई देश की एकता और भरोसे को तोड़ना चाहता था और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर साजिश कर रहा था। हिंदुस्तान में बड़े खेल की तैयारी थी, एक एक बात पूरी दुनिया जान चुकी है। अगर अब भी आपको नहीं पता तो गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन क्यों लगाया, इसे पूरा पढ़िएगा। फिर भी लालू यादव जैसे लोग, कमलनाथ जैसे अनुभवी कांग्रेसी पीएफआई पर बैन को गलत क्यों बता रहे हैं? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।